नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 25 अगस्त की खबरों पर। बहुजन समाज पार्टी हाईकमान ने कस्बा बनत निवासी फारूक अहमद को लगातार तीसरी बार जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस दौरान सहारनपुर सेक्टर प्रभारी व एमएलसी सुरेश कश्यप ने उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत करते हुए पार्टी हितों में कार्य करने तथा पार्टी को मजबूत बनाए जाने पर बल दिया है। मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर व बरेली सेक्टर प्रभारी व एमएलसी सुरेश कश्यप शामली पहुंचे, जहां उनका बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों से स्वागत किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार गौतम, सहारनपुर मंडल प्रभारी पूर्व विधायक महिपाल माजरा, कुलदीप बालियान ने बसपा हाईकमान के आदेश पर कस्बा बनत निवासी फारूक अहमद को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश पाल ने उनको नियुक्ति पत्र सौंपा। फारूक अहमद को बसपा हाईकमान द्वारा लगातार तीसरी बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान एमएलसी सुरेश कश्यप ने कहा कि जनपद शामली में बसपा पदाधिकारियों को कड़ी मेहनत करनी होगी, कार्यकर्ताओं को एकजुट करें और पार्टी को मजबूत कराने का काम किया जाए। उन्होंने हाल ही में लॉकडाउन के कारण हो रहे गरीबों को परेशानियों पर भी चिंता व्यक्त की। इस दौरान फारूक अहमद ने कहा कि पार्टी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर कड़ी मेहनत के साथ कार्य किया जाएगा और पार्टी में नए लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि पार्टी के हाथों को मजबूत किया जा सके। कैराना में करीब 3 माह पूर्व बाइक सवार महिला व उसके बेटे को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था। वहीं उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को रिकी रावत निवासी मोहल्ला रायजादगान थाना कांधला ने कोर्ट के आदेश पर कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें युवक ने बताया कि 5 जून की दोपहर करीब 2 बजे अपनी बाइक पर अपनी माता सरोज को लेकर पानीपत रिश्तेदारी से वापस कांधला जा रहा था। जैसे ही वह पंजीट बिजली घर के सामने पहुंचा तो कैराना की ओर से तेज गति व लापरवाही से आ रही एक गाड़ी ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद उसकी माता गंभीर रूप से घायल हो गई थी तथा वह बेहोश हो गई थी। राहगीरों ने एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसकी माता को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए बाद में उसने अपनी माता को सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां 8 जून को इलाज के दौरान उसकी माता की मौत हो गई। युवक ने बताया कि उसके दौरान उसने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिलाधिकारी जगजीत कौर द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोविड-19 के चलते L1 L2 हॉस्पिटल के लिए प्रतिदिन प्रयोग करने वाली सामग्री उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में भर्ती व्यक्तियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आज मंगलवार को उनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हॉस्पिटल हेतु 2 गीजर गर्म पानी करने के लिए उपलब्ध कराए गए, ताकि हॉस्पिटल में पॉजिटिव व्यक्ति गर्म पानी से स्नान कर सकें। इसी प्रकार 10 इलेक्ट्रिकल कैडर दिए गए ताकि सभी व्यक्ति गर्म पानी का सेवन कर सकें। उनके द्वारा 50 पेटी बिस्लरी, 50 बाल्टी, 50 जग, हैंड वॉश और प्रतिदिन यूज करने वाली किट दी गई, जिसमें साबुन, शैम्पू, तेल, सीसा, कंघी आदि सामग्री उपलब्ध कराई गई। ऊन क्षेत्र में यूरिया की भारी किल्लत है। सहकारी समितियों पर यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। सहकारी समितियों पर यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है। किसान कमरपाल, विकास आदि ने बताया कि एक पखवाड़े से साधन सहकारी समिति ऊन पर यूरिया खाद नहीं है। वहीं खाद विक्रेता दुकानदार भी किसान को 2 कट्टे से ज्यादा नहीं दे रहे हैं तथा यूरिया के साथ दवाई भी देते हैं। धान की फसल के लिए अब खाद डालना जरूरी है, लेकिन यूरिया उपलब्ध न होने के कारण फसल की पैदावार प्रभावित हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं। इस संबंध में सहकारी समिति ऊन के सचिव संदीप कुमार से यूरिया उपलब्ध होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि समिति पर यूरिया उपलब्ध नहीं है। वहीं एडीओ सहकारिता मुकेश कुमार ने बताया कि 1-2 दिन में यूरिया का रैक लगेगा। रैक लगते ही किसान को खाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। कैराना में सोमवार रात करीब 8:30 बजे पानीपत कंबल फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी पर जा रहे पंजीट निवासी बाइक सवार 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। मंगलवार को पानीपत में
पीएम के बाद दोनों के शव उनके गांव पहुंचे तो पूरा गांव रो पड़ा। बाद में दोनों भाइयों का यमुना तट पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार किराना क्षेत्र के गांव पंजीठ निवासी राजकुमार सैनी का बेटा मोनू 20 वर्ष व सचिन 19 वर्ष पानीपत कंबल फैक्ट्री में काम करते थे। सोमवार रात करीब 8 बजे मोनू व उसका भाई तथा गांव का ही एक उनका साथी मुबारक बाइक द्वारा पानीपत नाइट ड्यूटी के लिए गांव से चले थे। रात करीब 8:30 बजे सनौली में पुलिस थाने के सामने अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पानीपत में पीएम के बाद मंगलवार को दोनों भाइयों के शव पंजीठ पहुंचे तो पूरा गांव रो पड़ा। मृतक भाइयों की मां व बहन का तो रो रो कर बुरा हाल था। बहन तो अपने भाइयों की मौत के गम में बार बार बेहोश तक हो रही थी। बाद में दो अर्थी एक साथ उठी तो हर किसी की आंखों में आंसू छलक रहे थे। इसके बाद यमुना तट पर दोनों भाइयों की एक साथ चिता जलाई गई। दोनों भाइयों की चिताओं को बड़े भाई दीपक ने मुखाग्नि दी। कुछ ग्रामीणों का आरोप था कि सनौली थाने के सामने हादसा होने के काफी देर बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया, जिससे उपचार में देरी होने के कारण उनकी मौत हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा अशोक चौधरी को लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर अशोक चौधरी का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। मंगलवार को शहर के मुजफ्फरनगर रोड स्थित सपा कार्यालय पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पूर्व में कार्यों को देखते हुए दोबारा जिला अध्यक्ष का पद सौंपा है। जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतर कर दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, दिन दहाड़े हत्या, लूट, डकैती आदि की घटनाएं घटित हो रही है। किसान परेशान हाल है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जनपद शामली में ही किसानों का लगभग 700 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया है, जिसको प्रदेश सरकार दिलाने में नाकाम है। किसानों पर बिजली बिल, स्कूल फीस आदि को जमा करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसको माफ कराया जाए। कांधला क्षेत्र के करीब 1 दर्जन निजी स्कूल संचालकों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री व एमएलसी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोरोना समय अवधि तक बच्चों की स्कूल फीस माफ करने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को देते हुए स्कूल संचालकों को आर्थिक पैकेज दिलाए जाने की भी मांग की है। मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री व एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने कांधला क्षेत्र के करीब 1 दर्जन प्राइवेट स्कूलों को साथ लेकर जिलाधिकारी जसजीत कौर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते ग्रामीण इलाकों में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। सभी वर्गों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी है। गांव में किसान मजदूरों के अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है। वे फीस जमा करने में असमर्थ हैं। सभी समस्याओं को देखते हुए कांधला क्षेत्र के स्कूल संचालकों ने जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक स्कूल की फीस माफ करने का निर्णय लिया है, जिसमें आदर्श विद्या मंदिर लिसाड़, शहीद भगत सिंह जूनियर हाई स्कूल लिसाड़, श्री श्वेतांबर बाल विद्या मंदिर लिसाड़, जय किसान पब्लिक स्कूल लिसाड़, सनफ्लावर स्कूल हसनपुर, शिव पब्लिक स्कूल किवाना, आदर्श सरस्वती बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल सुमना, मॉडर्न पब्लिक स्कूल लाग, राजेश पायलट पब्लिक स्कूल पंजोखरा, सरस्वती शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल भविसा, शहीद भगत सिंह मतनावली सहित कई स्कूल शामिल हैं। एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्राइवेट स्कूल संचालकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आर्थिक पैकेज दिलाए जाने की मांग की है। मौके पर एमएलसी प्रतिनिधि लोकेंद्र सिंह मलिक, कृष्णपाल, वीरसेन, रविंदर मलिक, सचिन कुमार आदि मौजूद रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट द्वारा लॉकडाउन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों की महाभारत आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसान आयोग का गठन करे, जिसमें केवल किसान रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भाक्यू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह मंगलवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान शामली पहुंचे, जहां उनका भाक्यू भानु कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया।
इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसान खेतों में मेहनत करता है, लेकिन उसकी फसल का दाम सरकार तय करती है। किसान राजनेताओं का गुलाम नहीं है। किसानों को अपनी फसल गन्ना, आलू, गेहूं आदि का मूल्य स्वयं तय करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी दुर्घटना में किसी किसान की मौत हो जाती है तो सरकार का उसके प्रति रवैया उदासीन रहता है। सरकार को दुर्घटना में मरने वाले किसान के पत्नी, बच्चों को 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानुगुट शहीदों को 5-5 लाख के अलावा 5-5 करोड़ रुपए देने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का पैसा खाकर मिल मालिक मालामाल हो गए हैं। किसान पहले लागत लगाता है और बाद में अपनी फसल को मिल में डालता है। बकाया भुगतान मांगने पर केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के इशारे पर किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। इस दौरान उन्होंने संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल मलिक का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा नेता के इशारे पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया, ऐसे घटनाओं से आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि देश में 22 प्रदेशों में संगठन से जुड़े किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ महाभारत कर किसानों का उत्पीड़न करने का बदला भी लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो खासकर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश में किसी भी मिल ने गन्ना भुगतान नहीं किया है, जबकि सरकार कह रही है कि गन्ना का पूरा भुगतान हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। चाहे शामली आओ, चाहे मुजफ्फरनगर जाओ, चाहे मुरादाबाद जाओ, सब पे बकाया पड़ा है। तो अब राजीबाजी से तो कोई मानने वाला है नहीं। तो हमने निर्णय लिया है, लॉकडाउन न होता तो हम अभी कर देते, लेकिन लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं पूर्ण रूप में। और लॉकडाउन खत्म होते ही दिल्ली के रामलीला मैदान में 72 साल बाद किसानों का एक महाभारत होगा। भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें अर्जुन की भूमिका में रहेगा। लेकिन तब तो जो महाभारत हुआ था उसमें धनुष्मान चलते थे, अब धनुष्मान नहीं चल रहे हैं, अब तो संख्या बल चलेगा। और जब हमारा संख्या बल होगा तो हम एक एक मांग पूरी करवाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से। वो मांग क्या है? मांग है किसान आयोग का गठन करो। किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, गन्ना के, गेहूं के, आलू के, सरकार नहीं। थाना भवन क्षेत्र के गांव भैसानी इस्लामपुर निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गांव के ही कुछ लोगों पर बनाए जा रहे नाले का निर्माण रोके जाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को थाना भवन क्षेत्र के गांव भैसानी इस्लामपुर निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम सदर संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव में 1 वर्ष पूर्व सड़क बनी थी, जिसके किनारे एक नाला भी बनाया जा रहा है, जो कि साजिद नूरा सहित कई लोग नाले का निर्माण होने नहीं दे रहे और निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। मामले की शिकायत पूर्व में आला अधिकारी को की गई थी, जिसकी जांच तहसीलदार को सौंपी गई, लेकिन आरोप है कि तहसीलदार द्वारा आज तक भी मौके पर जाकर मुआयना नहीं किया गया, जिस कारण ग्रामीणों की समस्या झुकी-तू बनी हुई है। नाले का निर्माण न होने से गांव में जलभराव की समस्या बनी हुई है। बरसात के दिनों में ग्रामीणों के घरों में पानी घुस जाता है, जिस कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मामले में जाँच कराते हुए जल्द ही नाले का निर्माण कराए जाने की मांग की है। कांदरा क्षेत्रीय गांव नन्नूपुरी निवासी ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर गांव में विद्युत पोल लगवाए जाने की मांग की है। मंगलवार को कांदरा क्षेत्रीय गांव नन्नूपुरा निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम सदर संदीप कुमार को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव में लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय से गांव की विद्युत लाइन का काम चल रहा है, जहां केवल 2 पोल की वजह से कार्य रुका पड़ा है, जिस कारण समस्त ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में 24 घंटे में से मात्र 7 से 8 घंटे ही बिजली आ पा रही है, जिस कारण पढ़ने वाले बच्चों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। रात में अंधेरा होने के कारण चोरी की घटनाओं की भी आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने मामले में जांच करते हुए जल्द ही गांव में पोल लगवाए जाने की मांग की, ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। एक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर गांव के ही कुछ लोगों पर कास्ट की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया और गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले में शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मंगलवार को कांदरा क्षेत्रीय गांव भारसी निवासी परवेश पत्नी स्वर्गीय मनोज कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव के ही नीटू, सुनील और शैलेंद्र
नाजायज रूप से कास्ट की भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। पीड़िता के 2 नाबालिग बच्चे हैं, जिस कारण वे तनहा पाकर आए दिन खेत में जाकर गाली गलौज करते हैं। कई बार हाथापाई करते हुए मारपीट की गई। मामले की शिकायत कांदला पुलिस से की गई, लेकिन कांदला पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से उक्त दबंग लोगों के हौसले बुलंद है, जिससे महिला को जान माल का खतरा बना हुआ है। पीड़िता ने मामले में जांच करते हुए उक्त लोगों से जान माल की सुरक्षा मुहैया कराने और मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गांव टिटोली निवासी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने समूह सखी पर पिछले 3 वर्षों में कोई रोजगार न देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। मंगलवार को गांव टिटोली की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव टिटोली की समूह सखी पूनम ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के तहत सदस्य बनाकर अपनी कार्रवाई पूरी कर लगभग 3 वर्ष से कोई रोजगार नहीं दिया। स्कूलों में यूनिफॉर्म सिलाई के कार्य में स्कूल के आवंटन में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि समूह सखी द्वारा अनियमितता बरतते हुए समूह के सदस्यों को रोजगार से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोजगार के तहत दिए गए कार्यों में समूह द्वारा धांधलीबाजी की जा रही है। अन्य समूह की मुख्य पदाधिकारियों से साठगांठ कर यूनिफॉर्म सिलाई के कार्यों के स्कूल को आवंटन करने में भी धांधली बरती जा रही है, जिससे वे बेरोजगार हैं। उन्होंने मामले की जांच करते हुए अनियमितता पकड़ने और कानूनी कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने जनपद शामली पहुंचकर पुलिस लाइन, आदर्श मंडी, थाना कांदला सहित अन्य कई स्थानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की परेड, वर्दी, साफ सफाई, भोजनालय, मेडिकल चेकअप आदि की जांच की। उन्होंने पुलिसकर्मियों की परेड कराते हुए खामियां पाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। मंगलवार को एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल सवेरे करीब 6:50 पर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उनको परेड सलामी दी गई। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को करीब 30 मिनट की परेड कराई, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा कमांड का सही पालन न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों की तौंद निकली पाई गई और बेल्ट पर पॉलिश नहीं थी, जिस पर एडीजी ने फिटनेस रखने और वर्दी को साफ सफाई करने की भी नसीहत दी। इसके बाद उन्होंने असला रूम, कंप्यूटर रूम आदि का निरीक्षण किया। बाद में वे भोजनशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां फॉलोवर के हाथों के नाखून और सिर के बाल बढ़े हुए पाए गए। उन्होंने आरआई से फॉलोवर के मेडिकल के बारे में पूछा, जिस पर आरआई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। खाना बनाने वालों ने बताया कि पिछले काफी समय से मेडिकल नहीं हुआ, जिस पर एडीजे ने फटकार लगाते हुए सभी फॉलोवर का प्रत्येक माह मेडिकल कराए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद वे गार्ड रूम पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों की पानी से गीली वर्दी टंगी हुई पाई गई, चादर बिस्तर पर बिखरी थी, कूलर खराब था, जिस पर उन्होंने साफ सफाई रखने और खराब वस्तुओं को ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद एडीजी थाना आदर्श मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसपी शामली विनीत जायसवाल, एएसपी शामली राजेश कुमार श्रीवास्तव, सीओ सिटी जितेंद्र कुमार आदि भी मौजूद रहे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।